हेलो बच्चों, कक्षा 7 के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम संख्या रेखा, योज्य तथा गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, कक्षा 6 में आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें ये संख्या रेखा दर्शाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मध्य में शून्य है। इसके दाईं ओर धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, अर्थात ये पूर्णांक लिखे जाते हैं। इस संख्या रेखा को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें संख्याएं बाएं से दाईं ओर को बढ़ते क्रम में होती हैं, अर्थात सबसे छोटी संख्या इसमें -5 है, उससे थोड़ी बड़ी एक बड़ी -4, उससे एक बड़ी -3, उससे एक बड़ी -2, उससे एक बड़ी -1 और उससे बड़ी संख्या 0 है। इसके पश्चात धनात्मक संख्याएं दाईं ओर को आगे बढ़ती हैं। यदि हमसे ये कहा जाए कि संख्या रेखा पर कोई संख्या दर्शाइए, जैसे -4 दर्शाइए, तो देखिए इसमें मैंने -4 दर्शाया है। सिंपली -4 पर दृष्टि डालते हैं और उसे सर्किल कर देते हैं। इसी प्रकार यदि कोई कहे संख्या रेखा पर -2 दर्शाइए, तो इसी तरह से इसी प्रकार से हम एक सर्किल बना सकते हैं उसके चारों ओर। इसी प्रकार अगर कोई कहे कि संख्या +2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो इसी प्रकार 2 के चारों ओर हम एक सर्किल बना सकते हैं। और इसी प्रकार 4 दर्शाने के लिए कहा जाए तो हम 4 के चारों ओर एक सर्किल दर्शा सकते हैं। इससे हमें यह भी लाभ होता है कि हम संख्याओं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना सीख जाते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। जैसे इन्हीं संख्याओं को हम देखें तो इसमें संख्याएं बाएं से दाईं ओर को बढ़ रही हैं। अगर 4 सर्किल की गई संख्याओं को देखें, -4, -2, 2 और 4, और इन्हें आरोही क्रम में लिखें, तो हमारा लिखने का क्रम क्या होगा? सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, अर्थात -4। इसके पश्चात हम लिखेंगे नेक्स्ट नंबर, अर्थात -2। इसके पश्चात 2 और सबसे लास्ट में 4। अगर यही हमें अवरोही क्रम में लिखना हो तो इनको उलट देते हैं, अर्थात सबसे पहले बड़ी संख्या 4, फिर इसके पश्चात उससे छोटी संख्या अर्थात 2, फिर उससे छोटी संख्या अर्थात -2 और अंत में सबसे छोटी संख्या अर्थात -4। तो इस संख्या रेखा को देखकर हमें यह भी ज्ञात होता है कि संख्या रेखा पर हम नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। कैसे? जैसे 0 में यदि हम 1 जोड़ें तो हमें मान प्राप्त होगा 1, अर्थात हम 0 के दाईं ओर एक अंक आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम 0 में 2 जोड़ते हैं तो हम 0 से 2 अंक दाईं ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसी से हमें प्राप्त होता है कि यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। जैसे 0 में यदि हम -1 जोड़ें तो हमें प्राप्त होगा -1, क्योंकि 0 तो 0 ही है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमें प्राप्त होता है -1। तो हम देखेंगे 0 के बाईं ओर इसे लिखा जाता है। इसी प्रकार यदि हम -1 में -1 को ऐड करें तब हमें प्राप्त होता है -1 -1 = -2, जिसे -1 के बाईं ओर लिखा गया है। नंबर 3, एक धनात्मक पूर्णांक को यदि हम घटाते हैं तो हम बाईं ओर चलते हैं। कैसे?
जैसे हम 3 में से 1 लेस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2। तो आप देखेंगे कि 3 में से जो 2 लेस हुआ वो इसके बाईं ओर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यदि हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम दाईं ओर चलते हैं। जैसे 0 में यदि हम लेस करते हैं -1 तो हम जानते हैं हमें क्या प्राप्त होगा, 0 माइनस माइनस प्लस 1 अर्थात 1। तो 1 शून्य के दाईं ओर लिखा गया है। इसी प्रकार यदि हम शून्य में -1 को लेस करते हैं, -2 को लेस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0 माइनस माइनस प्लस 2 अर्थात 2। अब आते हैं पूर्णांकों के योग पर। हम जानते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक होता है। कैसे? जैसे हम 2 संख्याएं लें +5 और +4 और हम इनका योग करें तो हमें कितना प्राप्त होगा, +5 प्लस प्लस प्लस, और अगर हम इन्हें ऐड करें तो 5 + 4 = प्लस का 9, जिसे हम 9 भी कह सकते हैं। दूसरा पूर्णांकों का योग, यदि 2 ऋणात्मक संख्याओं को योग करें तो हमें वो मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। जैसे इन्हीं संख्याओं को यदि हम ऋणात्मक रूप में लें, -5 प्लस -4 तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये मान प्राप्त होगा -5 -4 अर्थात -9। 2 पूर्णांकों में यदि एक संख्या धनात्मक हो और दूसरी ऋणात्मक हो तो उनका योग धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि हम बड़ी संख्या धनात्मक और छोटी संख्या ऋणात्मक लें, जैसे +5 प्लस -4, तब हमें क्या प्राप्त होगा, +5 का +5 प्लस माइनस -4 अर्थात 5 में से 4 लेस करें तो हमें प्राप्त होगा 1। जो संख्या बड़ी होती है उसके चिन्ह पर ध्यान देते हैं। यदि वो धनात्मक है तो मान धनात्मक प्राप्त होगा और यदि वो ऋणात्मक है तो मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। इसके अनुसार क्योंकि बड़ी संख्या 5 है, धनात्मक है, इसलिए ये मान +1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार -5 प्लस +4, यदि बड़ी संख्या ऋणात्मक हो और छोटी संख्या धनात्मक हो तब ये मान प्राप्त होगा हमको -5 + 4। अब चूंकि यहाँ बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो मान तो 1 ही प्राप्त होगा, लेकिन ये चिन्ह ऋणात्मक होगा। इसके पश्चात हम गुणन के नियमों पर आते हैं। यह आपने पूर्व में भी पढ़े होंगे। प्लस का प्लस से गुणन प्लस प्राप्त होता है, माइनस का माइनस से गुणन ये भी प्लस प्राप्त होता है, प्लस का माइनस से गुणन माइनस प्राप्त होता है, माइनस का प्लस से गुणन ये भी माइनस प्राप्त होता है। संक्षेप में हमें इसे इस प्रकार कह सकते हैं, यदि चिन्ह समान हो तब प्राप्त होने वाला चिन्ह धनात्मक होगा और यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। इसे इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे यदि हम 2 चिन्ह धनात्मक लें, +4 × +3, यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है +4 × 3 = 12। इसी प्रकार यदि हम 2 माइनस चिन्ह लेते हैं, -4 × -3, तो हमें +12 प्राप्त होगा। परंतु यदि एक चिन्ह प्लस और दूसरा माइनस हो तब हमें प्राप्त होगा -12। इसी प्रकार यदि पहला चिन्ह ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक हो तब हमें मान ऋणात्मक ही प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं योज्य प्रतिलोम पर। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल 0 प्राप्त होता है। जैसे
माना कोई पूर्णांक यदि a है तो उसका योज्य प्रतिलोम -a होगा, क्योंकि यदि a में -a को ऐड करें तब हमें प्राप्त होगा a प्लस माइनस -a इज इक्वल टू 0। उदाहरण के लिए -4/11 तथा 5/7 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो देखिए, -4/11 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -4/11 का योज्य प्रतिलोम 4/11 होगा, क्योंकि यदि हम -4/11 में प्लस 4/11 ऐड कर दें तो इसका कुल मान हमें कितना प्राप्त होगा? 0। इसी प्रकार 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5/7, क्योंकि 5/7 में यदि हम ऐड कर दें -5/7 तो हमें मान प्राप्त होगा 5/7 प्लस माइनस -5/7, और इससे ये काटा जा सकता है, अर्थात हमें इसका 0 मान प्राप्त होगा। और योज्य प्रतिलोम होने के लिए 0 मान ही होना आवश्यक है। हम इसे शॉर्ट में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इसमें संख्या वही रहती है, बस केवल चिन्ह बदल जाता है। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम पर। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या के साथ गुणा करने पर गुणनफल 1 आए। जैसे माना कोई पूर्णांक a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। क्यों? क्योंकि a को यदि हम मल्टीप्लाई करें 1/a से तो a से a कट जाएगा और हमें मान प्राप्त होगा 1। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे 6 तथा -8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो हम कह सकते हैं कि 6 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/6 होगा। जैसे a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a था, तो 6 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/6 होगा, क्योंकि 6 और 1/6 का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 6 से 6 कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार -8 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/8 होगा, क्योंकि यदि हम -8 को मल्टीप्लाई करें 1/8 से तो -8 से -8 कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा 1। तो इस प्रकार योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट भाग में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है बच्चों।